मुझे डॉक्टर महादेव झा बता रहे थे कि बाहर भी इतने ही लोग बैठे हैं, हमने सोचा था हमारा कमरा छोटा पड़ गया। अब चिंता मत कीजिए, गुजरात का दिल इतना बड़ा है, हम तो छोटा पड़ने नहीं देंगे और आपको छोटा होने भी नहीं देंगे। मित्रों, हम बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। आरएसएस में भिन्न भिन्न प्रकार के कैंप हुआ करते हैं। तो एक बार हमारा कैंप था नागपुर में महीने भर का। वहां एक नौजवान से हमारा परिचय हुआ। फिर जब भी मौका मिले तो गप्पे मारने का समय मिले तो मैं उसको बुला लेता हूं, उससे बातें करता था। 8-10 दिन के बाद उन्होंने पूछा कि आप मुझे बुलाते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी बातों में क्या आपको मजा आता है? क्या मुझे बार बार आप बोलने के लिए उकसाते रहते हो? तो मैंने कहा अगर तुम महीने भर एक काम चालू रखोगे तो मैं रहस्य बता देता हूं। मैं रहस्य खोल दूं और फिर भाग जाओगे तो नहीं चलेगा। तो बोले बताइए। वो नौजवान मधुबनी जिले का था। और मैंने अपने जीवन में इतनी मधुर भाषा पहले कभी सुनी नहीं। वो क्या कहता था, क्या सब्जेक्ट पर बोलता था, कोई लेना देना नहीं था। मुझे इसको सुनने का इतना आनंद आता था। इतनी प्यारी, इतनी मधुर भाषा, और उसके कारण बहुत स्वाभाविक था कि मेरे मन पर एक अच्छे संस्कार हुए। एक प्रकार से आप सबसे हमारा प्यार हो गया। जो मूल बिहार के हैं लेकिन कार्य हेतु जिनका गुजरात आना हुआ और जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना पदार्पण किया उसमें अनेक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया, ऐसे महानुभावों का सम्मान करने का मुझे अवसर मिला। मित्रों, जो लोग जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं उनके लिए सम्मान बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ये सहज होता है उनके जीवन। कभी यहां तो कभी वहां, कभी न कभी तो सम्मान होता रहता है। लेकिन सम्मान में भी बहुत फर्क होता है। जनरल करियप्पा के जीवन की घटना मैं सुनाना चाहता हूं। जनरल करियप्पा का दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। सेनाध्यक्ष के रूप में एक बहुत ही प्रतिष्ठा पाई थी और जीवन के हर कार्यक्रम में काफी ऊंचाइयों पर वो पहुंचे थे। एक बार जनरल करियप्पा को उनके गांव वालों ने बुलाया, जिस गांव में उनका जन्म हुआ, और गांव के लोगों ने उनका सम्मान रखा। उस दिन जनरल करियप्पा ने जो भाषण
भाषण किया है वो बड़ा पढ़ने जैसा भाषण। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे पद पर रहा हूं कि जहां हजारों बार दिन में सलाम होती है, जहां जाऊं वहां लोगों से नातान करके सैल्यूट करते हैं। दुनिया के जिस देश में जाता हूं उस देश के बड़े बड़े लोग मुझे सलाम करते हैं। मैंने गौरव और सम्मान बहुत देखा, लेकिन मुझे पहली बार अपनों के बीच, अपने खेत खलिहान से जुड़े हुए लोगों के बीच, गांव के मेरे अपने लोगों के बीच, इतनी छोटी सी संख्या के बीच में जो मेरा सम्मान हो रहा है, उसका मैंने आनंद इसके पहले कभी अनुभव नहीं। मैं तो राष्ट्रपति भवन में मिले हुए पदक का आनंद और अपनों के बीच मिले हुए सम्मान का आनंद बहुत अलग है। अपनों के बीच जिनका सम्मान हुआ है तो सम्मान बहुत बड़ी ऊंचाई हुई। मैं जिनका सम्मान हुआ है उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बिहार शताब्दी वर्ष की शुरुआत गुजरात में सूरत में सबसे पहले कार्यक्रम हुआ। बिहार से कई महानुभाव उसमें आए थे। मूल बिहार के और देश में गणमान्य स्थान पर जो पहुंचे हैं, ऐसे विशिष्ट नागरिकों का सम्मान भी वहां किया गया और मुझे उस समारोह में शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तब जो लोग आए थे उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अब तक कोई 5 कार्यक्रम वो करके आए थे। वो कह रहे थे बिहार शताब्दी वर्ष के अब तक के जो 5 कार्यक्रम हम करके आए हैं, उसमें सूरत में जो कार्यक्रम हुआ वो अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में बिहार का कार्यक्रम था। एक समय था कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार की होती थी। मूल बंगाल के बाद अगर वहां बाहर से आए हुए लोगों की सबसे बड़ी तादाद में संख्या कहीं हो तो कलकत्ता में बिहार की। मुझे लगता है शायद सूरत ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा बिहार के लोग किसी एक शहर में शायद रहते हो, संभव है वो सूरत होगा। भाई बहनों, गुजरात और बिहार का एक विशिष्ट नाता रहा है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अगर सरदार पटेल न होते, क्या राजेंद्र बाबू इस देश के राष्ट्रपति बन पाते? ये इतिहास का वो पृष्ठ है जिसको इन दिनों तो कोई उजागर करने का साहस नहीं करता है। पंडित नेहरू की पसंद कुछ और थी, सरदार साहब की पसंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। और सरदार साहब की खासियत थी चीजों को कैसे करवा लेना। अगर वो कौशल्य न होता, इतने राजे रजवाड़े इतने कम समय में एक ही रस नहीं। जिन लोगों ने राजेंद्र बाबू की जीवनी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा इसकी प्रस्तावना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली।
मतलब एक चाणक्य हो गए जिन्होंने उस समय छोटे 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 राजघरानों को इकट्ठा करके एक सम्मान का संघर्ष, स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा था सदियों पहले। और चाणक्य के बाद गुजरात की धरती पर एक सरदार हुए जिन्होंने सभी छोटे छोटे रजवाड़ों को एक करके इस देश को एक करने का काम कभी चाणक्य ने किया था, जिसका जन्म बिहार की धरती पर हुआ था, और दूसरे सरदार ने किया था जिसका जन्म गुजरात की धरती पर हुआ। मैं तो बिहार की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय से थी। आज भी शिक्षा की ऊंचाइयों को देखा जाए तो दो नाम सदियों पहले के प्रमुख रूप से आते हैं। एक नालंदा विश्वविद्यालय का आता है और दूसरा वल्लभी विश्वविद्यालय। एक ही समय काल था, एक पूरब में था तो दूसरा पश्चिम में था, एक बिहार में था तो दूसरा गुजरात। महात्मा गांधी रेल के डिब्बे से उतार दिए गए अफ्रीका में, और महात्मा गांधी ने ठान ली, इन गोरे लोगों ने मुझे डिब्बे से उतारा है, मैं उन्हें हिंदुस्तान की धरती पर से उतारूं। तो भारत लौटे, लेकिन उनकी पहली प्रेजेंस आजादी के आंदोलन की, उनकी शैली, आजादी की तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण, उनकी कार्यशैली, महात्मा गांधी को देख के पहली बार पहचाना बिहार के चंपारण की धरती पर पहचाना। वो चंपारण का सत्याग्रह उठाया जिसने अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर किया, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कोई लाठी चलाए, गोली चलाए तो रास्ता सूझता है, लेकिन वो आके खड़ा हो जाए, मानिए जितना मारना हूं मैं खड़ा हूं, तो कोई क्या करे। गांधी ने देश में नई दिशा दी थी, वो भूमि थी चंपारण। एक गुजरात का सपूत बिहार की धरती पर गया था और वहां से स्वराज्य के लिए एक आंदोलन की जोत प्रकट की थी। एक दूसरा बिहार का बेटा जयप्रकाश नारायण, जो गुजरात की धरती पर आए थे और नवनिर्माण के आंदोलन से प्रेरणा लेकर के स्वराज्य के लिए देश में गाहले जगाए। एक सरदार पटेल थे जिन्होंने बिहार के राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनवाया था, और एक बिहार के जयप्रकाश जी थे जिन्होंने गुजरात के मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनाया। अनगिनत बातें ऐसी हैं मित्रों जो हमें और आपको जोड़ती। दुनिया के लोगों के मन में एक ख्याल ऐसा है कि भगवान बुद्ध पूरब में ही थे, भगवान बुद्ध बिहार में ही थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगवान बुद्ध की बिहार में जितनी प्रेजेंस थी, उतनी ही प्रभावी प्रेजेंस गुजरात में थी। और हम तो उन भाग्यवान लोगों में हैं जिनको एक्सकेवेशन के दरमियान, खुदाई के समय पुरातत्व विभाग को
वो सोने की डिबिया मिली और पाया कि भगवान बुद्ध के अस्थि हमें मिले। किसी के पास नहीं, हाथ लगाकर भगवान के बुद्ध के अस्थि का दर्शन कर पाए, ये संपत्ति आज गुजरात के पास है। और हमारा सपना भी ऐसा ही है, हम भी भगवान बुद्ध का भव्य मंदिर यहां बनाना चाहते हैं। तो पितृ श्राद्ध के लिए लोग जाते हैं गया जी, जाते हैं ना। मातृ श्राद्ध के लिए जाते हैं सिद्धपुर। आप देखिए नाता कितना अजब है, कितना जोड़ता है। वे तो भगवान महावीर तीर्थंकर, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र में है तो आज भी गुजरात की धरती पर। यह देश बहुरत्ना वसुंधरा विविधताओं से भरा हुआ है। हर एक की अपनी क्षमताएं हैं, हर एक के अंदर एक विशेषता है। उस ताने बाने को जोड़ करके ही यह देश का गौरव बढ़ता है। भारत माता के गले में इन विशेषता भरे हुए पुष्पों रूपी राज्यों के माध्यम से भारत माता सुशोभित हो जाती है, भारत माता गौरवान्वित हो जाती है। तो हमारी भूमिका रही है सबका साथ, सबका विकास। हम जब कांकेरिया कार्निवल मनाते हैं तो कुछ लोगों को पहले कान में दर्द होता है जब सुनते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, फिर आंखों में पीड़ा होती है कि ये कैसे हो रहा है, फिर जीवन भर पीड़ा में ही पड़े रहते हैं, ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन जो आलोचना करने वाले लोग हैं, हर चीज में राजनीति देखने का प्रयास करने वाले लोग हैं, उनको इस बात का अंदाज नहीं है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब कांकेरिया कार्निवल करते हैं तो एक दिवस भारत एकता दिवस मनाया जाता है और अहमदाबाद में बसने वाले सभी राज्यों को अपने अपनी वेशभूषा में उनको निमंत्रित किया जाता है और कांकेरिया के किनारे पर एक लघु हिंदुस्तान का निर्माण करके भारत की एकता नई पीढ़ी को संस्कार हो। मुझे स्मरण है हमारे यहां केरल के यहां चीफ जस्टिस के रूप में केरल के महानुभाव, हमने आग्रह किया कि हमारा कांकेरिया में ऐसा कार्यक्रम होता है, आप आइए। तो उनका मैं आऊंगा लेकिन मैं केरल के अंदर बैठूंगा, तो जरूर बैठिए। तो जहां केरल का कार्यक्रम चल रहा था वहां जाके बैठे, तो बाद में मुझे बता रहे थे, बोले मोदी जी एक बढ़िया आपने काम किया। हमने कहा कैसे? बोले हमारे केरल से जो निकले हुए लोग हैं, उनकी जो नई पीढ़ी है, उनको केरल में शादी किस पद्धति से होती है, कुछ त्योहार किस पद्धति से मनाए जाते हैं, ये उनको पता नहीं है। कि इसके कारण उन बच्चों को पता चलेगा कि हमारे केरल में कौन कौन सी परंपराएं हैं। आप बिहार से आए हो, गुजरात में रहते हो, आप 100% गुजराती हो चुके हो, तो भी हमारी कोशिश है कि आपके पूर्वजों को न भूले, आपकी परंपराओं को न भूले, आपके आचार व्यवहार को न भूले। यही
और ये एक राज्य ऐसा है कि जो आपकी परंपराओं को पनपाने के लिए प्रयास करता रहता है। सांस्कृतिक विरासत के चिरंतन दिए को कभी बूझने नहीं देंगे। हम अपने पसीने खून से उसके अंदर दिया जलाने के लिए जो कुछ भी देना पड़े देते रहेंगे। ये हमारी परंपरा है। और इस देश में इतने बड़े देश को सरदार पटेल साहब जैसे महापुरुषों ने एक करके हमें दिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे देश के किसी भी भूभाग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यहां कहीं पर आया, कभी नहीं लगना चाहिए। हम किसी भी कोने में क्यों न हो, हर भूमि हमें अपनी लगनी चाहिए, हर लोग हमें अपने लगने चाहिए, और तब जाकर के जीवन चलता है, वरना जीवन चल नहीं सकता। इस प्रकार के समारोह से, इस प्रकार के संस्कार होते हैं, इस प्रकार की भावना प्रबल होती है, और उसको प्रबल करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आज विकास की यात्रा में दुनिया के सब देश समान रूप से नहीं है। दुनिया के कुछ देश है बहुत समृद्ध है, दुनिया के कुछ देश है बहुत पिछड़े हैं, दुनिया के कुछ देश हैं जो समृद्धि की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के कुछ देश हैं जो अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे हैं। सारी दुनिया में है। ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना क्या कह रहा है? आखिरकार ग्लोबल इकोनॉमी यही कह रही है, अगर आगे बढ़ना है तो किसी के पास एक ताकत होगी, दूसरे के पास दूसरी ताकत होगी, दोनों को मिलाओगे तो एक नई शक्ति के रूप में उभरोगे। अब हमारे गुजरात के पास आयरन और नहीं है, लेकिन स्टील के कारखाने यहां लग रहे हैं, लोहा बन रहा है। मैं मेरे गुजरात के किसी नौजवान को कहूं कि भाई एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना लगा है और उसमें इसी प्रकार का काम है, आओगे करोगे क्या? तो देख करके ही भाग जाएगा। 1600 डिग्री टेम्परेचर में वो काम ही नहीं कर सकता है। अगर मेरे पास मेरे उत्तर प्रदेश में होता तो मेरे यहां लोहा का कारखाना कौन चला? हर एक काम में सामर्थ्य होता है। मेरे गुजरात के भाई कितने ही पैसे क्यों न हो, बढ़िया से बढ़िया डायमंड क्यों न लाए हो, एक एक डायमंड एक एक से बढ़कर एक एक मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन मेरा बंगाल का भाई यहां आकर के उसमें से अगर गहने नहीं बनाता तो डायमंड कहां शोभा देगा? मैं तो कभी कभी सोच रहा हूं कि बिहार के नौजवान न होते तो हम टीवी पर दिखाई कैसे देते? आप कोई भी टीवी चैनल उठा लीजिए, कोई भी किसी भी भाषा की, उस क्रू में आपको 80% बिहार के नौजवान मिलेंगे। पूरा कब्जा सभी टीवी चैनलों पर उनका कब्जा है। पत्रकारिता जगत में देखिए, लेखन में देखिए, साहित्य में देखिए, एक से बढ़कर एक बिहार में हम टैलेंट की अनुभूति करते हैं। इतनी बुद्धि संपदा है और इतना प्यारी भाषा है, जिससे इतना आनंद आता है सुनकर। और अब तो मुझे खुशी है, पूरा बिहार जो मनोरंजन प्राप्त करता है भोजपुरी फिल्मों से, तो ज्यादातर फिल्में मेरे गुजरात में बनती हैं।
भोजपुरी टीवी सीरियल के जितने एपिसोड है वो ज्यादातर मेरे गुजरात में बनते हैं। और अब तक तो उनके जो साथी कलाकार होते हैं, मेन कलाकार के सिवाय, वो ज्यादातर हमारे बच्चे रोल कर लेते हैं। ये अपना मन, इसका एक आनंद होता है, उसकी अपनी एक शक्ति होती है, और उस शक्ति को हम आगे बढ़ाएं, हम मिलजुल करके इस देश को महान बनाएं। भारत मां के करोड़ों गरीब लोग, उनकी तरफ हम देखें और हम सब मिलकर के अशिक्षा से, अंधश्रद्धा से इस देश के गरीबों को मुक्त कराएं। मुझे कभी कभी हमारे बिहार के मित्र मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूं, भाई अब तो सरनेम बदलो। ऐसा कहता हूं, बिहार में तो तुम्हारी सरनेम जा ठीक थी, वहां अगर तुमको लोग कहते हैं जा, लेकिन यहां तुम सरनेम करो आ। अब मेरे हाथ बदल जाओ, हमें मंजूर नहीं आपको जा कहना। हम कतई गलती से नहीं करेंगे जा, नहीं कर सकते, हम कहेंगे आप। इतना आपका है। भाइयों बहनों, डॉक्टर महादेव जी जब मुझे निमंत्रण देने आए, मैंने कहा बिल्कुल तय करके आए हो ना। बड़े संस्कृति स्वभाव के हैं, 10 शब्द बोलने हो तो 6 बोलते हैं। मेरा सवाल ज्यादा समझ नहीं पाए, मुंडी हिलाई। मैंने कहा आप संकोच मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा। तो वो कहने लगे कि यहाँ 10,000 परिवार हैं, लेकिन हम यहाँ जो विशेष करके ऑफिस और प्रोफेशनल क्षेत्र में लोग हैं, उन्हीं को इकट्ठा कर रहे हैं। बेटा ठीक है, आपके घर में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा 25-50 का आसन करना चाहता हूं। नहीं बोले हम सभागृह में करें। मैंने कहा छोटा हो या बड़ा, मुझे उससे लेना देना नहीं है, बिहार मेरा अपना है, मैं जुड़ा हूं। आज भव्य सोमनाथ आप देखते हैं, भव्य सोमनाथ जब देखते हैं तो राजेंद्र बाबू ने उसका शिलान्यास किया था, वो बात में याद आ। हर पल हम आपसे जुड़े हुए। इस विकास के अंदर अगर पसीने की महक देखोगे तो उस पसीने की महक में गुजरात का पसीना कौन सा, बिहार का पसीना कौन सा, कोई अलग नहीं करता। हम भारत मां के संतान हैं, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। लोग मां के दूध में दरार नहीं हो, मां का दूध भी फट नहीं सकता। लेकिन एक शर्त होती है, हम मां भारती को न भूलें। अगर मां भारती को हम याद रखेंगे तो अपनापन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हम सबको जोड़ने का सामर्थ्य अपनी मां भारती में है। उस मां भारती के पुजारी बनकर के हम इस देश के लिए कुछ करें, इसी एक संकल्प के साथ फिर एक बार बिहार शताब्दी दिवस पर मैं बिहार के सभी भाइयों को और बिहार में रह रहे सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।